आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। संविधान की बात के इस छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले दुनिया भर के जो संविधान सभा है उसके इतिहास के बारे में जाना। हमने जाना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी है वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसको जाना। हमने जाना कि भारत में जो संविधान सभा की मांग की एक लड़ाई थी उसके इतिहास को जाना। संविधान की बात के इस छठे एपिसोड में हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण जिसमें वो संवैधानिक महत्व के बारे में चर्चा करते हैं और वो किस प्रकार से कहते हैं कि भारत का जो मुक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही होगा। जैसा कि आप अंबेडकरनामा में कांसीराम का एपिसोड देख रहे हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स को सुन रहे हैं, उसके बाद आपको कई महापुरुषों की जानकारी दी जा रही है। उन सब का जो सारगर्भित दर्शन है उसको किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समावेश करती है। इससे पहले दुनिया भर का जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, अगर उस भारत के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हटा दिया जाए तो भारत में जो महापुरुषों कभी पढ़ रहे हैं, जिन महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे वो डिग्निटी की लड़ाई हो, चाहे वो समानता की लड़ाई हो, चाहे वो अधिकार की लड़ाई हो, वो लड़ाई का एक जो फॉर्मुलेशन है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके दर्शन का जो एक सिस्टमेटिक प्रारूप है वो हमें संविधान में देखने को मिलता है। और इसीलिए संविधान की बात करनी ज़रूरी है, इसलिए संविधान को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा कि जैसा आप कमेंट में लिखते हैं और भारत में जो एक बड़ा चेतनागत आंदोलन हुआ जिसमें आप कहते हैं कि जय भीम जय संविधान, तो वो जय संविधान कैसा होगा। अंबेडकरनामा की ये मुहिम है कि जय संविधान केवल नारा बन के न रह जाए, जैसे जय भीम केवल नारा बन के नहीं रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी बातों को घर घर तक पहुंचाना है। और डॉक्टर अंबेडकर की जो सबसे बड़ी भूमिका, जो उनकी सबसे बड़ी जीवन में सबसे उपयोगी चीज़ों में से एक रहा है, उनका संविधान सभा में होना है। उनमें उनकी क्या बातें रही है और उन तमाम व्यक्तियों का जो संविधान बनाने की प्रक्रिया में थे, उनके दर्शन को और संविधान में क्या क्या लिखा गया है, हमारे जीवन में क्या क्या संविधान उपयोगी हो सकता है, इसलिए संविधान की बात शुरू की गई है। और ये छठा एपिसोड है। छठे एपिसोड में हम जैसा कि पहले ही बताए हैं कि हम उन बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर का जो वो एक भाषण था जिसको हर जगह कोट किया जाता है, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी से लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी के ऊपर पूरी तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए संविधान वो कितना ज़रूरी है, हमारे लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों है। तो आइए डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को हम पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि महोदय, संविधान सभा के कार्य पर नज़र डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को हुई उस पहली बैठक के बाद अब 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि अपना काम पूरा करने के लिए सभा ने बहुत लंबा समय लिया है। सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिणी अफ्रीकी सभाओं की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन ध्यान रहे अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान के मुकाबले में बहुत छोटे आकार के हैं। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए आश्चर्य से भी परे था। मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश के सेवा का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाला बुरे हो। एक संविधान चाहे कितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसको पालन करने वाले लोग अच्छे हो। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाना भी एक भारत के लिए एक सबसे आश्चर्यचकित घटनाओं में से एक था। और डॉक्टर अंबेडकर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाषण में कहते हैं कि वो तो आए थे कि वो अनुसूचित जनजाति
के कल्याण के लिए कुछ बातें मनवा सकेंगे, लेकिन संविधान सभा में उनके मेरिट पे, उनके ज्ञान पे जो विश्वास जताया और उन्हें प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया, उसके लिए वो शुक्रगुजार है। और वो उस आरोप को भी खंडित करते हैं जिसमें ये कहा गया कि दुनिया भर में जो संविधान बना है उनमें बहुत कम समय लिया। तो कहते हैं कि दुनिया भर की जो जनसंख्या है वो बहुत छोटी जनसंख्या है, या दुनिया भर का जो संविधान बना है वो बहुत छोटा संविधान बना है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है, इसलिए हम इतना लंबा समय लिए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दुनिया में चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो और उसे लागू करने वाले अगर लोग ठीक नहीं हो तो वो संविधान सही से लागू नहीं हो सकता है। आज भी यही सवाल है कि अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों न बना दिया गया है, अगर देश में सही पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, सही पॉलिटिकल सिस्टम उस पर काम नहीं करेगी, अच्छी पार्टियां चुनाव जीत करके नहीं आएगी, तो ये संविधान की बातें सही तरीके से लागू नहीं हो सकता है। एक बड़ा सवाल उठा था उस समय कि राज्य को कम अधिकार दिया गया है और केंद्र को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं संविधान के किसी भी आलोचक को यह साबित करने की चुनौती देता हूं कि भारत में आज की परिस्थितियों में दुनिया की किसी संविधान सभा ने संविधान संशोधन की इतनी सुगम प्रक्रिया के प्रावधान किए हैं। शिकायत की गई है कि संविधान में केंद्रीयकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह केंद्र पर निर्भर नहीं है। केंद्र अपनी ओर से इस विभाजन की सीमा रेखा को परिवर्तन नहीं कर सकता और न ही न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। देखिए, संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये विशेषता है, जो अन्य धार्मिक ग्रंथ है, अन्य जो जितने भी डॉक्यूमेंट रहे हैं उसमें आप मूलभूत सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान ये कहता है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसकी ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है कि मूलभूत ढांचा को छेड़छाड़ किए बिना आप संविधान में सुधार ला सकते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो ये कहा गया है कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, उसके जवाब में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ रूप जो रेखाएं बनी गई है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होती है तो उस पर न्यायपालिका और उसमें न्यायपालिका अपने तरीके से काम कर सकती है और संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर चेतावनी के रूप में ये कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का विषय, उनका भविष्य क्या है? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? यह बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु यह है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था। क्या वह उसे दूसरी बार खो देगा? यह तथ्य मुझे व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहाँ विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल होंगे। देखिए, भारत का जो इतिहास रहा है, भारत के इतिहास में पहली बड़ी घटना हो रही थी कि भारत एक ऐसी सिस्टम को, एक ऐसी प्रणाली को अपनाने जा रहा था जिसमें वो स्वतंत्रता को, बंधुता को और समानता को अपनी एक आदर्श और ऊंचाई को मान करके संविधान की पूरी संरचना को अपना रहा था। लेकिन उसकी तमाम चुनौतियां थी कि अभी तक के जो भारत का इतिहास रहा है वो जो पूरा सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रही है, इससे अछूत रही है। तो क्या ये चुनौतियां हमें फिर से गुलामी की ओर ले जाएगी या हम उससे जीत पाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर चेतावनी के रूप में ये कह रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आखिरी सांस तक आज़ादी की रक्षा हमें करनी पड़ेगी। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है।
26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन भारत में जनता की और जनता के द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। प्रजातंत्र को वास्तव में बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ है हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। हमें सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके छोड़ने होंगे। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो, तब संवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। जहाँ संवैधानिक उपाय खुले हैं, वहाँ इन असंवैधानिक उपायों का कोई औचित्य नहीं है। जो सबसे एब्सोल्यूट अभी दुनिया भर में जिस दर्शन को, जिस सिस्टम को माना गया है, उसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को माना गया है। उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ये समझाते हुए कहते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है, हमें संवैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करनी होगी, हमें संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह करना होगा। और दुनिया भर में ये लोग जो कहते हैं कि हमें खूनी रास्ता अख्तियार करके क्रांति लानी होगी, उससे हमें बचना होगा। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर फिर से सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र में भी बदलना होगा, यानी सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है, यानी सोशल डेमोक्रेसी एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुअस्तर कुछ लोग जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारत की जनता इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था। हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे। यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो। जो पूरा राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त होने की जो पूरा प्रोसेस है वो तभी स्थापित हो सकता है जब हम सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही तरीके से हम लागू कर सकेंगे। भारत में जब समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता पे सिस्टम अगर सही तरीके से स्थापित कर सकते हैं और हम ये मान लें कि हम कई विचारों में भी हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, बिल्कुल आनंद का विषय है, पर स्वतंत्रता ने हम पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी है। स्वतंत्रता के बाद भी कोई भी चीज़ गलत होने पर ब्रिटिश लोगों को दोष देने का बहाना समाप्त हो जाएगा। अब यदि कुछ गलत होता है तो हम किसी और को नहीं, स्वयं को दोषी ठहरा सकेंगे। समय तेजी से बदल रहा है, लोग जनता द्वारा बनाई सरकार से ऊबने लगे हैं। यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है, तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों को पहचान करने और उन्हें मिटाने में ढिलाई नहीं करेंगे। देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है, मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह भाषण था और इस भाषण में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ समानता, भाईचारा और बंधुत्व के आधार पे ही सही तरीके से हम संविधान को लागू कर सकते हैं और वो संवैधानिक प्रक्रिया हमें एक बेहतर राष्ट्र की ओर ले जाएगी। और उनकी चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। संविधान की बात में आज इतना ही। आप लगातार अम्बेडकरनामा को देखते रहिए। अम्बेडकरनामा की मुहिम यह भी है कि जो संविधान में लिखे गए, जो आपके जीवन को बदलने वाला जो मुख्य अंश है, उसको आप घर घर तक पहुंचाया जाए और भारत के
लोगों को और भारत के तमाम व्यक्तियों को यह एहसास दिलाया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसी के तहत आपकी मुक्ति तय होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।